पैसों से आप हर खुशी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन खुश रहने के कई साधन खरीद सकते हैं। जिंदगी में पैसा सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन सही फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक जी सकते हैं। योर मनी में एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग के गुरु मंत्र और आपके तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटवाल। आपका स्वागत है पंकज जी। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। चाइल्ड हो या फिर पेंशन प्लान, क्या रिटर्न के चक्कर में ले ऐसी पॉलिसी या इन प्लान से दूरी बनाने में है समझदारी। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए कौन से हैं टॉप फंड, कहां लगाएं पैसा, ये भी बताएंगे योर मनी में आगे। और छुट्टियों पर जाने से पहले क्यों जरूरी है लेना ट्रैवल इंश्योरेंस पर डिटेल में करेंगे चर्चा योर मनी में आज। योर मनी की शुरुआत करते हैं आपकी काम की खबर से। अब आपको बंद बैंक खाते में मिनिमम बैंक बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बैंक इन ऑपरेटिव खाते में इससे कम रकम रखने पर कोई चार्ज नहीं वसूलेंगे। रिजर्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। फिलहाल चाहे सरकारी हो या निजी बैंक, ग्राहकों से सेविंग खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर 100 से 300 रुपए के करीब तक की पेनल्टी वसूलते थे। हम आपको बता दें कि फिलहाल एसबीआई ही मात्र ऐसा बैंक है जो सेविंग खाते पर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कोई चार्ज नहीं लेता। क्या मायने हैं इस खबर के, बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट पंकज मटवाल से। तो पंकज जी, साफ तौर से जो नॉन ऑपरेटिव अकाउंट्स हैं उन पर अब मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर मैं एक आम व्यूअर के नजरिए से समझना चाहूं तो वो क्या होगा? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है। अक्सर क्या होता है कि स्पेशली वेतनभोगी कर्मचारी के केस में आजकल कॉर्पोरेट, क्योंकि जैसे आप जॉब ज्वाइन करते हो आपको अकाउंट खोल के देते हैं, और जब कोई जॉब चेंज करता है तो भूल जाता है कि पहला जो अकाउंट था उसको बंद कर देना चाहिए। हालांकि पैसा विड्रॉ कर लेते हैं लेकिन अकाउंट वो चालू रहता है, और ये भी बात भूल जाते हैं कि उन्होंने वो नंबर कहीं पर दिया होगा। अब होता क्या है, क्योंकि आपने उसमें अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं किया है तो बैंक वो जो चार्जेस हैं वो डेबिट करते रहते हैं और आपका अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही उदाहरण के तौर पर अगर आपने अकाउंट नंबर इनकम टैक्स रिटर्न में दिया था और वहां से रिफंड आता है, या फिर आपने म्यूचुअल फंड में दिया हुआ था जहां से डिविडेंड आ रहा है, तो वो आपका पैसा क्योंकि नेगेटिव बैलेंस उस अकाउंट में हो गया था चार्जेस की वजह से, तो जैसे ही कोई पैसा अकाउंट में क्रेडिट होगा वो उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था वहां पर। हालांकि कोशिश ये होनी चाहिए जैसे ही आप बैंक के किसी अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको आप बंद कर दें, बट कई बार ऐसी भूल हो जाती थी कि आप नए अकाउंट में कर रहे थे, पहला अकाउंट आपका चालू था पर आप उसमें कोई भी अकाउंट में अपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया हुआ था। तो इस तरह की ये दुविधा थी, जो कि अब ये हो गया है कि आपका अकाउंट अगर है लेकिन नॉन ऑपरेटिव है तो उसमें आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जैसे हमने देखा अभी एसबीआई में पहले भी ये फैसिलिटी थी कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना था, कुछ समय से उन्होंने ये स्टार्ट किया था, लेकिन बाकी अकाउंट में वो लोग चार्ज लेते थे जो कि 250 350 पर मंथ तक भी आपका अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है तो चार्ज लिया जाता था। अब ये नहीं है तो इससे डेफिनेटली अकाउंट होल्डर को बेनिफिट होगा। मैं अगर ओवरऑल सेविंग सिनेरियो यहाँ पर अगर समझना चाहूँ आपसे, तो आपको लगता है कि इस तरह के कदम से मिनिमम बैलेंस जो लोग आपने कहा कि नहीं मेंटेन कर पाते हैं, क्या उसमें कुछ किसी तरह का सुधार होगा या लोग अपने सेविंग्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे? क्या ये सिर्फ नॉन ऑपरेटिव पर ही कदम उठाया जाना चाहिए था या ऑपरेटिव अकाउंट्स पर भी इस तरह के स्टेप्स उठाने की जरूरत थी? नहीं, इससे देखिए एक चीज और भी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। बिल्कुल। तो अगर जैसे आपने बोला कि ये जरूरत थी, मैं बिल्कुल ऐसे अकाउंट होने चाहिए जहां पर, और ऑलरेडी है नो फ्रिल अकाउंट होते हैं बैंक में जहां पर सुविधाएं थोड़ी कम होती हैं लेकिन आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। लेकिन जैसा आपने बोला, अगर ये सभी अकाउंट पे ऐसी सुविधा हो कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े तो उस केस में आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकाउंट खोलेंगे। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बैंक में अकाउंट भी नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट की तो बात छोड़ दीजिए, वो बैंक में पैसा भी सेव नहीं करते हैं। तो अगर उस बात को ध्यान में रखा जाए तो डेफिनेटली अगर मिनिमम बैलेंस की कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होगी तो ज़्यादा अकाउंट खोले जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने बोला, क्योंकि बैंक को उसमें खर्चा भी आता है, इसके लिए नो फ्रिल अकाउंट का एक सिस्टम है। ऐसे लोग जो मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते हैं उनके लिए नो फ्रिल अकाउंट की एक सुविधा है। आप उस तरह का अकाउंट खोल सकते हैं जहां पर थोड़ी सुविधाएं कम होंगी लेकिन आप
मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे। अब इस तरह की गाइडलाइंस चूंकि अब आ गई हैं, तो वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको लगता है कि एक आम आदमी को नहीं करनी चाहिए? एक किसी भी केस में आपके पास में बहुत ज़्यादा अकाउंट नहीं होने चाहिए। आप चाहे आपको मेंटेन करना है बैलेंस या नहीं करना है, आपके पास मैक्सिमम 2 अकाउंट ही होने चाहिए। उससे ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के डेट में आप पैसा किसी भी एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, आप अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह की जो फैसिलिटी है उसके बाद में बहुत सारे अकाउंट रखना कोई सेंस नहीं बनता है। और दूसरी बात, जितने ज़्यादा अकाउंट होंगे आप खुद भी उसमें कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पर वो कितना बैलेंस मेंटेन है या नहीं है, या फिर अगर सपोज एक्स्ट्रा बैलेंस वहाँ पड़ा हुआ भी है, कोई डिविडेंड आया है उसके अंदर, तो आप एक एटलीस्ट जो एक अपॉर्चुनिटी थी उसके ऊपर रिटर्न अचीव करने की, वो मिस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आपके पास कम अकाउंट होंगे तो आप उस पर मॉनिटर कर पाएंगे और उसका आपको फ़ायदा होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक काम की खबर आपकी आती हुई, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि रिजर्व बैंक को लगता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन छोटे उम्र से शुरू हो जाना चाहिए। इसीलिए बैंकों को एक नोटिस में आरबीआई ने 10 साल के ऊपर उम्र वाले बच्चों को अकाउंट खोलने और इस्तेमाल करने की छूट देने की बात की है। आरबीआई के मुताबिक 10 साल से बड़े बच्चों को बैंक एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी सेवाएं भी दे सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि वो अपने अकाउंट में पैसे बनाए रखें, उसे ओवरड्रॉ ना करें। अब तक 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे मां के गार्जियन बनने पर ही अकाउंट शुरू कर सकते थे। हालांकि उन्हें बैंक सभी सेवाएं देते थे, इसकी जिम्मेदारी गार्जियन यानी मां पर होती थी। साफ है कि अब जिम्मेदारी भी बच्चों की ही होगी। तो ये कदम आपको कैसा लगता है? बिल्कुल, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसा अगर बच्चों को फैसिलिटी देते हैं, आपकी एटीएम कार्ड भी सुविधा है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इसका रिस्क भी है, तो उसमें फिर माँ बाप को ये भले ही बिना गार्डियन के आप अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी बनती है कि आप ध्यान रखें बच्चों का कि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। क्योंकि ऑनलाइन परचेज करना आजकल बहुत ईजी हो गया है। बहुत सारे आजकल वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके बच्चे अपने डेबिट कार्ड से फिर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो जहाँ इसका एक अच्छी बात यह है कि आप एक जिम्मेदार बना रहे हो बच्चे को, आप कुछ फैसिलिटी दे रहे हो, वहीं इससे रिस्क भी हो सकता है। इसके लिए अगर बैंक सुविधा दे रहा है तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को इसके नुकसान और फायदे समझाएं, ताकि बच्चे किसी तरह के नुकसान में ना पड़ जाएं। तो वो जानना बहुत जरूरी होगा। लेकिन जल्द से जल्द अपने बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ देने का मेरे ख्याल से ये बेहतरीन जरिया है। बिल्कुल, देखिए वो तो जब से बच्चा एक बोलना स्टार्ट करता है, मैं बोलता हूँ, तभी से उसको समझाना चाहिए कि पैसे का महत्व क्या होता है। लेकिन उसके बाद जो कि रिस्क भी होते हैं आजकल बहुत सारी चीज़ों में, आप सोशल मीडिया का भी देखते हैं कितना, जहाँ पर फायदे हैं वहाँ उसके नुकसान भी बहुत हैं। तो हमें देखना होता है कि टेक्नोलॉजी डेफिनेटली ये बहुत फायदेमंद होती है, बट उसके रिस्क भी हो सकते हैं। तो इसके लिए माँ बाप की, बड़े घर में बड़े लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को वो अवगत कराएं कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। आपको इसको एक थ्रेट के रूप में नहीं लेना चाहिए। एट द सेम टाइम बच्चों को आपको ये समय समय पर हर तरह की उनकी उम्र के हिसाब से जानकारी देनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे योर मनी में हमने किए हैं आपके काम की तमाम बातें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद करेंगे पेंशन और चाइल्ड प्लान की बातें। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, और मेरे साथ बने हुए हैं पंकज मतपाल। हमारे पहले दर्शक हैं गुजरात से जयप्रकाश। नमस्कार जयप्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ जी, क्या जानना चाहते हैं आप? ये मेरे को एक चाइल्ड प्लान के बारे में जानकारी चाहिए थी। मैं चाइल्ड प्लान लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना अच्छा रहेगा, उसके बारे में जानकारी चाहिए। इसके अलावा आपने किसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई है? हाँ जी, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है मैंने। कौन कौन सी हैं? एक मेरे पास जीवन सुरभि है, एक LIC की मनी प्लस है, और एक मैरिज एंड एजुकेशन पॉलिसी है। आपने कोई टर्म प्लान नहीं लिया है जयप्रकाश जी? नहीं, टर्म प्लान तो नहीं ले रखा, क्योंकि मैं डिफेंस में सर्विस करता हूँ, तो मेरे को ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस है अभी। तो इसलिए उसके लिए टर्म प्लान कोई नहीं लिया हुआ है। आपने कुछ SIPs भी की हुई है? हाँ जी, SIPs भी है। मेरा एक रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 1000 का SIP है, प्लस LIC नोमुरा का है, उसमें वो है। ठीक है। और आपने यहाँ पर एक पेंशन प्लान भी लिया हुआ है, ICICI प्रू लाइफ स्टेज अश्योर पेंशन प्लान, और
24,000 आप इसमें सालाना प्रीमियम भी भरते हैं। चलिए, आपको चाइल्ड प्लान पर आपने सवाल पूछा है, देते हैं इसका जवाब आपको। पंकज जी, सबसे पहली बात जो इन्होंने नहीं करके रखी, जो मेरे ख्याल से आप भी पॉइंट आउट करेंगे, वो है टर्म प्लान। वो अभी तक इन्होंने नहीं लिया है। तो मेरे ख्याल से हम आगे बढ़े उससे पहले जयप्रकाश जी को हम रेकमेंड करेंगे एक टर्म प्लान। बिल्कुल जयप्रकाश जी, देखिए, हालांकि आपने बोला डिफेंस में आपको सुविधाएं हैं, लेकिन आपको देखना है कि कितना रिस्क है। अगर किसी वजह से मतलब समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चे की मैरिज है, उस तरह के जो भी जवाबदारी है, उसके लिए कितना फंड अवेलेबल है, उस हिसाब से एक टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में आप उतना कवर नहीं बाय कर सकते क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए पहली सलाह यही होगी कि आपके पास एक अपनी ज़रूरत के मुताबिक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होनी ही चाहिए। उसके बाद दूसरी बात जहाँ तक है कि आप कोई भी प्लान लेते हैं, चाहे उसमें नाम लिखा हुआ है चाइल्ड प्लान, रिटायरमेंट प्लान, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करेगा। बिल्कुल, और यही बात मैं चाहती हूँ जयप्रकाश जी के साथ साथ तमाम दर्शक भी नोट डाउन कर लें। अगर किसी भी चीज़ के पीछे, कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट के पीछे आपको चाइल्ड प्लान या पेंशन प्लान दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे बेहतर रिटर्न मिल पाएंगे या आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो जानना जरूरी है। अगर आपको ये मालूम है कि बच्चे के एजुकेशन के लिए कितना पैसा लगेगा फ्यूचर में, उसकी शादी के लिए कितना पैसा लगेगा, या रिटायरमेंट के लिए आज के खर्चे को देखते हुए आपका कितना खर्चा हो रहा है, आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे, उस वक्त महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए आपका हर महीने खर्च कितना होगा और उस खर्च को पूरा करने के लिए कितना कॉर्पस आपके पास होना चाहिए, ये आपका गोल है, ये ऑब्जेक्टिव है और इसके लिए आपको निवेश करना है। तो एक पेंशन पॉलिसी आपने ले ली और आपने उसमें हर महीने चाहे वो 2,000 रुपया 10,000 जमा कर दिया, बट इससे ये प्रूव नहीं होता है कि आपको जब जरूरत होगी उस वक्त उतना पैसा मिल जाएगा। तो अब उल्टी कैलकुलेशन कीजिए, कितना पैसा लगने वाला है, उस पैसे को जुटाने के लिए मुझे हर महीने कितना निवेश करना है। और इस चीज के लिए एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जब लंबा वक्त होता है तो जब आप पेंशन पॉलिसी लेते हो वहां पर आपको हर महीने या हर साल सेम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। अब इनिशियल ईयर्स में हो सकता है सैलरी कम है, उस टाइम पर आप बड़ा पैसा नहीं निवेश कर सकते, लेकिन पेंशन पॉलिसी लोगे तो हर बार आपको सेम अमाउंट ही प्रीमियम भरना होगा। इसके लिए अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए करते हो, आप हर साल अपने जो भी रकम स्टार्ट करते हो, शुरुआती दौर में अगर आप 2,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना निवेश कर रहे हो SIP में, और हर साल उसको 5%, 10% से बढ़ा सकते हो क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप जो बड़ा लक्ष्य है उसको आप पूरा कर सकते हो। तो इसके लिए हमेशा आपके इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों सेपरेट रहना चाहिए। इंश्योरेंस रिस्क कवर करने के लिए और बाकी गोल को अचीव करने के लिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास, सिर्फ इक्विटी ही एक विकल्प नहीं है। जहां पर लंबी अवधि है, आप बेशक अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा कीजिए, लेकिन अगर आप छोटी अवधि की बात करते हैं तो आपके पास लिक्विड फंड की सुविधा है। आपके पास में डेट ओरिएंटेड दूसरे म्यूचुअल फंड जैसे कि इनकम फंड, बॉन्ड फंड, उस तरह के फंड्स भी हैं, बैलेंस फंड की सुविधा भी है। तो इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाइए। बिल्कुल, यहाँ पे जयप्रकाश जी अगर आप फोन लाइन पे मौजूद हैं हमारे साथ अभी, तो मैं जानना चाहूंगी, चूंकि अब आपको अपने गोल सेट करने का महत्व के बारे में पता चल चुका है, तो जैसे कि आपने कहा कि आपको चाइल्ड प्लान लेना है, जाहिर सी बात है आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप हमें कोई रफ फिगर दे सके जो आपको कुछ सालों के बाद चाहिए होगी, तो जस्ट मुझे बताइए कि आपको कितने साल में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी अपने बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए, ताकि हम आपको उस हिसाब से निवेश की रणनीति बताएं। अभी तो मेरा जो बच्चा है 2 साल का है, ठीक है, जिसके लिए मेरे को चाइल्ड प्लान चाहिए। तो अभी लगभग 15-16 साल बाद ही उसके एजुकेशन के लिए मैं ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है पंकज जी, हमने अब तक इनको चाइल्ड प्लान के बारे में ही बताया था, लेकिन मेरे ख्याल से ये सहमत नहीं है शायद। नहीं, शायद हो सकता है चाइल्ड प्लान से उनका मतलब है कि वो उतना पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं जयप्रकाश जी आपको बता दूं कि आप इंश्योरेंस कंपनी का चाइल्ड प्लान ना लें तो वो आपके बच्चे के भविष्य के लिए भी और आपके लिए बेहतर होगा, बट हाँ एट द सेम टाइम आप टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लें, वो जरूरी है। दूसरी बात यह है कि बच्चे के एजुकेशन के लिए, हालांकि आपको भी आज पता नहीं कितना खर्चा होगा, बट एक आइडिया हम लगाएं कि अगर आज की डेट में उस एजुकेशन के लिए जो अपने बच्चे को आप देना चाहते हैं उसकी 5 लाख कॉस्ट है, तो आज से 16 साल के बाद वो कम से कम 20 लाख हो जाएगी। तो उस हिसाब से अगर मुझे 20 लाख रुपए जुटाने हैं तो मुझे कितना निवेश करना है, तो सलाह ये होगी कि आप SIP अगर कर रहे हैं, एक तो आप PPF अकाउंट में भी निवेश करते रहिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और साथ में आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। महीने दर महीने आप जो भी SIP आपके जो भी आज पॉसिबल है आपके लिए निवेश करना,
उस हिसाब से आप SIP स्टार्ट कर दीजिए और हर साल उस अमाउंट को बढ़ाते जाइए। इस तरह से आप बच्चे की एजुकेशन के लिए जो 20 लाख आपको इकट्ठा करना है या 40 लाख करना है, जो भी आपको आपने सोचा है बच्चे के लिए, उतना पैसा जुटाने का आप टारगेट बनाते जाइए। कुछ समय के बाद लगता है कि नहीं वो पैसा कम पड़ रहा है तो और बढ़ा सकते हैं आप, तो आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा। अगर रिटर्न्स कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बट लंबी अवधि में इक्विटी ही एक ऐसा विकल्प है जो आपको अच्छे रिटर्न देने की एटलीस्ट हिम्मत रखता है। पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन जहां पर आप निवेश करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में, एंडोमेंट प्लान में, जहां पर 5-6% का ही आपको रिटर्न मिलेगा, तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। गोल अचीव कैसे होगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे तमाम फंड्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, इनमें आप अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। जिनमें आपने SIP की हुई है, चाहे तो आप उसमें बरकरार रह सकते हैं और अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। पंकज जी, यहाँ पे एक और सवाल है इनकी ट्रेडिशनल पॉलिसी का, उसमें इनको क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए वो पॉलिसी 1 साल में इनकी अभी मैच्योर होने वाली है, तो वहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी मैच्योर होगी और पैसे को जब आपके पास आएगा, अगर आपको अभी जरूरत नहीं है, उस पैसे को लंबी अवधि के लिए अपने बच्चे की एजुकेशन के हिसाब से, उसकी मैरिज के हिसाब से या अपने रिटायरमेंट के लिए कहीं पर निवेश कर दें। और जैसा मैंने बोला, लंबी अवधि में आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसमें से पूरा पैसा ना सही, थोड़ा पैसा इक्विटी में, डायरेक्ट ना सही, म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश जरूर कीजिए। बिल्कुल, जल्द से जल्द अपने निवेश की शुरुआत कीजिए जयप्रकाश जी, और ध्यान रखें कि नियमित रूप से आप निवेश करें, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आगे बिल्कुल अलग अलग रखिएगा। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे चर्चा ट्रैवल इंश्योरेंस की। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं, ऐसे में अगर आप भी ट्रैवलिंग को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं तो छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप सही तरीके से प्लान करेंगे तो काफ़ी सारी परेशानियों से बच सकते हैं और आपकी यात्रा में सच्चे साथी की तरह साथ निभाएगा ट्रैवल इंश्योरेंस। क्यों ज़रूरी है ट्रैवल इंश्योरेंस और इससे जुड़ी सभी ज़रूरी बातें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राशि माहेश्वरी। राशि, ओवर टू यू। जी कविता, जैसे छुट्टियों का सीजन शुरू हो गया है, आई एम श्योर आप सबने अपनी ट्रिप की प्लानिंग यहाँ पे प्लान करना शुरू कर दी होगी और आप ज़रूरी चीज़ें भी यहाँ पर पैक कर रहे होंगे अपनी ट्रिप के लिए। लेकिन इसके साथ प्लीज़ अपने ट्रैवल इंश्योरेंस को भी अपनी पैकिंग में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है और यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा इग्नोर भी किया जा रहा है। अनटिल एंड अनलेस अगर आप UK US टाइप के अगर कंट्रीज़ में नहीं ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर ये इस टाइप की पॉलिसी ट्रैवल प्लान्स ले जाना अनिवार्य है, मैंडेटरी होता है। अगर आप विदेश जा रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लीजिएगा ना। यहाँ पर कई तरीके के प्लान होते हैं, जैसे आपकी ट्रिप के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ट्रिप काफ़ी छोटे समय के लिए है, शॉर्ट ट्रिप है अगर आपकी, तो यहाँ पर आप सिंगल ट्रिप प्लान ले सकते हैं रेगुलर फीचर्स के साथ। लेकिन अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, समय समय पर ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो यहाँ पर आप मल्टी ट्रिप एनुअल प्लान ले सकते हैं जो आपके सभी ट्रिप के लिए यहाँ पर आपको ट्रैवल कवर देगा। इसके अलावा यहाँ पे अब बात आती है कि आपके ट्रैवल इंश्योरेंस का कवर कितना हो ना। कवर डिसाइड करने से पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि आप किस जगह ट्रैवल करने जा रहे हैं, कहाँ के लिए आपके अपने ट्रिप प्लान किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप UK US जैसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर मेडिकल कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जाहिर है यहाँ पर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस का कवर है वो ज़्यादा होगा ना। आपका जितना ज़्यादा सम एश्योर्ड होगा, जितना ज़्यादा कवर होगा, ऑब्वियसली आपका प्रीमियम भी उतना ज़्यादा होगा। इनफैक्ट आपकी ट्रिप कितनी लंबी होगी उसके हिसाब से भी आपका प्रीमियम की जो रकम है वो यहाँ पे बढ़ती जाएगी। अगर लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं तो जाहिर है आपका यहाँ पे प्रीमियम की राशि भी ज़्यादा होगी और आपका जिस तरीके का प्लान है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एडवेंचर्स टाइप की ट्रिप पे जा रहे हैं, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, एडवेंचर कुछ ट्राई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक्सीडेंट को आप एक कवर करने वाले यहाँ पे एड ऑन फीचर्स के साथ ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ ले सकते हैं। या फिर आप बहुत समय के लिए दूर अपने घर से विदेश जा रहे हैं तो यहाँ पर आप ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ होम इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। या फिर आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंसिव आइटम्स लेके जा रहे हैं या फिर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कागजात लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ ट्रांजिट इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो आप अपनी ट्रैवल पॉलिसी के साथ यहाँ पे काफ़ी एड ऑन फीचर्स यहाँ पर ले सकते हैं। और
अगर एक रेगुलर प्लान की बात की जाए तो क्या बेसिक चीजें यहाँ पे कवर होना जरूरी है, वो है आपका पर्सनल एक्सीडेंट, फ्लाइट डिले, अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है तो यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस आपका काम आएगा, चेक्ड इन बैगेज जो होता है उसके लॉस पर, या फिर किसी भी तरीके की विदेश यात्रा पर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो यहाँ पर भी आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ सम यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस के तौर पर मिलेगा। वैसे ही जैसे अगर अपनी ट्रिप जो है वो ऑनलाइन प्लान करते हैं, यहाँ पर आप ऑनलाइन भी अपने ट्रैवल इंश्योरेंस को वेबसाइट पे जाके, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं। तो अगर आप अपने ट्रिप को पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस को भी अपने सफर का साथी जरूर बनाएगा। ओवर टू कविता। शुक्रिया राशि इन तमाम अपडेट्स के लिए। अब बात करते हैं पंकज जी से। पंकज, आप एक फाइनेंशियल प्लानर हैं, आई एम श्योर ट्रैवल इंश्योरेंस जो लोग नहीं लेते हैं उसके बाद कितनी दिक्कतें आती हैं, इस तरह के कई केसेस आपके पास आते होंगे, तो आपसे मैं समझना चाहूंगी क्यों जरूरी है यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस? देखिए, जहाँ रिस्क है वहाँ पर रिस्क का प्रोटेक्शन होना चाहिए जहाँ तक भी पॉसिबल हो सकता है। और ट्रैवल के दौरान जो भी किस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जो कि राशि ने भी सब कुछ बताया है, उस तरह के रिस्क के लिए कवर करने के लिए आपके पास में ट्रैवल इंश्योरेंस है। दूसरी बात, जहाँ आप 1 लाख 2 लाख या उससे भी ज्यादा आप ट्रैवलिंग में खर्च कर देते हैं, तो क्यों ना 1-2 हज़ार रुपए आप और खर्च करें, ताकि कम से कम आपके मन की शांति हो। कल को कुछ दुर्घटना हो या ना हो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम आपने अगर लिया हुआ है ट्रैवल इंश्योरेंस तो आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी सलाह सभी दर्शकों को है, अगर आप इस गर्मी की छुट्टी में बिल्कुल निश्चिंत होकर जाना चाहते हैं अपने छुट्टियों पर, तो टिकट बाय करने के साथ साथ अपना ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करना ना भूलें। बिल्कुल, तो यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस को अपनी पैकिंग में भी शामिल कर दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए पंकज जी। और योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बनी रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।